पास होता है कि आपको प्रोडक्ट का मेंटेनेंस पार्ट में रखा जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? मेंटेनेंस मल्टीपल तरीके से होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है कि मेंटेनेंस होगा तो आपको वही मेंटेनेंस पॉइंट पे ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो मेंटेनेंस पॉइंट आता है, अब वो मेंटेनेंस पॉइंट बनता कैसे है, बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए क्लाइंट कह रहा है कि प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है, अब मुझे सर्वर पे इसको डिप्लॉय करना है। तो सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए दो टीम्स होती हैं। ठीक है, एक टीम होती है डेवलपमेंट टीम से। जब हमारे पास डेवॉप्स नहीं था, नाम सुना है किसी को? पता है डेवॉप्स क्या होता है? DEVOPS, कभी सुना है इसके बारे में, डेवॉप्स के बारे में? एनीवन? हाँ जी, क्या काम होता है इनका, क्या रोल होता है? मतलब, ठीक है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सर्वर पे डेटा को डिप्लॉय करना। ठीक है ना, आपको एक सर्वर दे सकते हैं, जो डेवऑप्स की टीम होती है उसके साथ अगर आप लोग कभी कनेक्ट होकर काम करोगे तो आप लोगों को सर्वर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपको एक GoDaddy से एक सर्वर परचेज करके दे दिया गया है। तो GoDaddy क्या करेगा, आपको अपने पूरे सर्वर में से एक छोटा सा स्पेस दे देगा। मान लीजिए आपने 50 GB का स्पेस उससे ले लिया, तो 50 GB का आपको स्पेस वो प्रोवाइड कर देगा। उसके कुछ पैसे वैसे जो लगते हैं, 4-5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए जो भी लगेंगे, वो उसको आपको देने पड़ेंगे और उससे सर्वर ऑथेंटिकेशन ले लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना अपने डेटा को, या अपने सर्वर का छोटा छोटा पार्ट बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और इससे भी लोगों की अच्छी अर्निंग है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, सर्वर पूरा हब बना लेते हैं और उसमें से डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक सर्वर पूरा प्रोवाइड कर देते हैं और उसका चार्जेस लेते हैं। ठीक है, तो आपका सर्वर एक जगह बन गया है। अब सर्वर के ऊपर डेटा डिप्लॉयमेंट का काम दो लोगों का होता है। एक तो होता है आपके पास डेवलपमेंट टीम का, ठीक है, एक आपके पास होता है डेवलपमेंट टीम का, दूसरा आपके पास होता है डेवऑप्स टीम का। अगर कोई कंपनी का साइज छोटा है, मान लीजिए कोई स्मॉल कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर वो डेवलपर ही काम करेगा, डेवऑप्स का काम भी डेवलपर के ही हाथ में। तो डेवलपर करता क्या है एक्चुअल में? डेवलपर एक .exe फाइल को क्रिएट कर सकता है। exe फाइल पता है क्या होता है? एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल। नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए, सॉफ्टवेयर, हाँ, अब जैसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो शायद आप यूज कर भी रहे होगे या कर चुके होगे। तो इन सॉफ्टवेयर्स को जब आप राइट क्लिक करके देखते हो, जैसे मान लो मुझे VLC मीडिया प्लेयर को राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूंगा तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी में लिखा है .exe। ठीक है ना, तो ये .exe फाइल जनरेट कैसे होती है? ये .exe फाइल अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर जनरेट होती है। मैक्सिमम जावा पे या पाइथन पे या फिर .NET पे ऐसी फाइल्स को जनरेट किया जाता है। तो जितना भी डेटा इसके अंदर होगा वो सारे डेटा को एक जगह कोलोबरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और SIT करने के टाइम पर आपको ये .exe फाइल साथ में प्रोवाइड करके दे देते हैं कि आप इस exe फाइल को टेस्ट करो। जब आप इस exe फाइल को टेस्ट करने जाते हो तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के बाद जो जो प्रॉपर्टीज आपको बोली जाएगी उसको आप एज अ फंक्शनल टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको टेस्ट करो। ये बात समझ में आ रही है? कभी किया है ये सब काम आप लोगों ने? सिस्टम में तो आप लोगों ने किया ही होगा। जब आप लोग नया कंप्यूटर सब परचेज करते हो तो उसमें VLC मीडिया की फाइल्स नहीं होती, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारा काम आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करके दे देते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, आप लोग किस पे काम करो? वेब एप्लीकेशन पे काम करो। जब आप लोग वेब एप्लीकेशन पे काम करते हो आपको तो सीधे सीधे एक URL मिल जाता है। इसके अलावा तो आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नहीं मिल रहा प्रोसेस। तो उस URL के अंदर जो पेजेस होते हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं इंडेक्स पेज से, या डैशबोर्ड पेज से, या लैंडिंग पेज से। ठीक है, इंडेक्स पेज कह सकते हो, डैशबोर्ड पेज कह सकते हो, या लैंडिंग पेज कह सकते हो।
ये सारे के सारे पेजेस जो होते हैं वो इसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इंटरकनेक्ट होने के बाद जब आप किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करोगे, तो टेस्टिंग करने के टाइम पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने इंडेक्स पेज यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी फोल्डर्स में डेटा मैंने सेव किया हुआ है, जब मैं किसी सर्वर के ऊपर इसको डिप्लॉय करूंगा, तो ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे जाएगा एक सर्वर के ऊपर। ठीक है ना? क्या जाएगा? जितना भी बड़ा फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर इमेजेस होंगी तो इमेजेस भी आपको डालनी है, वीडियोस हैं तो वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, कोड है तो कोड अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो सारी की सारी सर्वर के ऊपर स्टोर कर दी जाती है। सर्वर पे स्टोर करने के बाद उसका एक यूआरएल जनरेट करवाया जाता है। जैसे कंपनी का नाम हो गया एबीसी, तो www.abc.com, ये हो गया उसका कंपनी का एक पर्टिकुलर यूआरएल प्रोवाइड हो जाएगा आपको। और आप इसी को हिट करके देखोगे। जब आप इसको हिट करोगे तो इसके पीछे कौन सी फाइल रन हो रही होगी? ये इंडेक्स फाइल रन हो रही है। और इसी इंडेक्स फाइल को जब आप अपनी स्क्रीन पे विजुअलाइज करके देखते हो, तो वो आपके पास बन जाता है एज अ डैशबोर्ड पेज और एज अ इंडेक्स पेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस और नो? सबको क्लियर है? ठीक है। तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा को अपलोड करने के लिए एक अलग से ऑपरेशन बना दिया गया है जिसका नाम रखा है डेव ऑप्स। ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। डेवलपमेंट की टीम ने जितने भी ऑपरेशंस कर रखे हैं अपने प्रोग्राम्स में, उसकी सारी फाइलों को एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर जाके स्टोर कराना। अगर कभी कोई दिक्कत होती है सर्वर से रिलेटेड, तो सर्वर वाला बंदा उसको चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो यानी कि जो एमएनसी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है मार्केट में, उनके पास एक सेपरेट टीम होती है डेवलपमेंट की। अब हायरार्की कैसे चलती है इसके अंदर? पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल अलग थी, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल अलग हो चुकी है। कैसे अलग है? पहले रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट के बाद उसकी डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होगी। लेकिन डेवलपमेंट के बाद डायरेक्ट टेस्टिंग होगी, ये कोई कंपलसरी ना है भाई। ठीक है। अब डेवलपमेंट के बाद हो सकता है कि आपको डेवऑप्स वाली टीम के पास डेटा भेजना पड़े। डेवऑप्स वाली टीम यहाँ पे सर्वर पे अपलोड जब करेगी, तो वो भी टेस्ट करेगी हमारे पास डेटा सही तरीके से अपलोड करने के बाद सर्वर पे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर वो जाता है टेस्टिंग टीम के पास, यानी कि डेवऑप्स वाली टीम फिर भेजती है टेस्टिंग टीम को कि अब आप अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। समझ में आया लॉजिक? यस और नो? अभी भी समझ में आई सभी लोगों को? यस? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो डाउट। तो मेंटेनेंस के पार्ट में क्या होगा? मेंटेनेंस के पार्ट में जो भी आपके पास सर्वर पे डेटा डिप्लॉय किया जाएगा, उसको डिप्लॉय करने के बाद भी टेस्टिंग करवाई जाती है बहुत टाइम तक, कि हमारे पास सर्वर पे जब लोड पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हमारा सर्वर हैंग कर जाए, हमारा सर्वर सही से काम ना करे, हमारा डेटाबेस एग्जीक्यूट हो पा रहा है सही से कि नहीं हो पा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस आपको यहाँ पे फिर करवाने को। ठीक है। तो मेंटेनेंस के पार्ट में एचटीएमएल के कोड में कभी कभी एरर्स आ जाती हैं, कोड चलते हुए बंद हो जाता है, तो भी आपको मेंटेनेंस के पार्ट में डाल दिया जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करो। तो डेवलपर पहले एचटीएमएल के कोड को समझेगा, उसकी एरर को रिजॉल्व करेगा, उसके बाद फिर आगे का कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया एचटीएमएल से रिलेटेड काम। इसी तरीके से बैकएंड की कोडिंग में भी यही होता है। अगर कहीं पे कोडिंग की फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं करती है, तो कोडिंग की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको डेटा को चेंज करवा दिया जाता है और फिर सर्वर पे दोबारा अपलोड करवाने की परमिशन दी जाती है। तो मेंटेनेंस हर कंपनी के अंदर चलता ही रहता है। हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई मेंटेनेंस का पार्ट चलता ही रहता है। कंपनियां सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, पूरा सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है, तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का फ्री में एक मेंटेनेंस पार्ट दे देते हैं कि हम लोग इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट जो बनवा रहे हैं ना, उसके लिए फ्री मेंटेनेंस देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद जो मेंटेनेंस आप हम लोग कर रहे हैं फ्री में, उसका हम पैसा भी लेंगे आपसे। ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइंट भी उनके पास रहता है, पैसा भी उनके पास रोटेट होता रहता है, और काम भी उनका चलता रहता है। क्लियर है? समझ में आ गया लॉजिक? एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग,
सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस टेस्टिंग। ये चार टेस्टिंग क्लियर है। चार में से कोई भी ऐसी टेस्टिंग जो नहीं क्लियर हो वो पूछ लो, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। अगर ये क्लियर है तो ही मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पे मूव करूंगा फिर। एडहॉक टेस्टिंग का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? एडहॉक। अच्छा, एडहॉक का मतलब पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज एडहॉक? एडहॉक का मतलब होता है सडन। अचानक अगर आपके पास किसी भी टेस्टिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो हमारे पास बन जाता है सडन टेस्टिंग या फिर एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है ना? एडहॉक टेस्टिंग किसको बोलते हैं? जब आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, कोई मीटिंग्स आपको नहीं करवाई जाती है, किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, कोई आपको एसआरएस एफआरएस फाइल नहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर इनमें से कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और आपको एक एप्लीकेशन दे दी कह दिया टेस्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा? वो एडहॉक टेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। एडहॉक टेस्टिंग के कितने नाम है? एडहॉक टेस्टिंग को ही यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सडन टेस्टिंग भी बोलते हैं और मंकी टेस्टिंग भी बोलते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड कर लो तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है? ठीक है, एक बार रीड करो, देखो समझ में आ रहा है लिखी गई बात? विदाउट कोई प्लानिंग, बिना किसी मीटिंग्स के, बिना किसी डिस्कशंस के अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए मिल जाती है तो वो हमारे पास एडहॉक टेस्टिंग का पार्ट बन गया। क्लियर है? ये भी एक बार रीड कर लो। Random testing is the black box software testing techniques where programs are tested by generating random, ठीक है, इंडिपेंडेंट इनपुट्स। ठीक है, तो कभी भी आपको कंपनी में टेस्टिंग करने का ऐसा मौका मिल सकता है जहां पे आपको सडनली किसी भी चीज की टेस्टिंग करने के लिए दे दी जाए, आपको पता ही नहीं है कि उसमें टेस्टिंग क्या करनी है, तो आपको एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग पे काम करना। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इसको बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करो और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है उसको आप यहाँ पर लिखते जाओ और लास्ट में उसके टेस्ट केसेस बना के आप दे दो। क्लियर है? एक बार इसको रीड करो। प्रोवाइडिंग रैंडम इनपुट्स मतलब कोई भी आपको रैंडम डेटा दे देंगे, कहेंगे इस रैंडम डेटा को डाल के देखो और चेक करो कि हमारा डेटा सही है कि गलत है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन कहीं क्रैश तो नहीं हो रही है। यूजर कभी भी कोई भी डेटा पुट कर सकता है ना, तो चेक करना पड़ता है कि यूजर ने अगर अननेसेसरी कोई भी डेटा डाला इनपुट, जब हम लोग कर रहे हैं डेटा डालने की कोशिश हम करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, कभी भी हम लोग कुछ भी रैंडम डेटा पुट कर देते हैं एप्लीकेशन के अंदर।
तो वहां पे एप्लीकेशन क्रैश नहीं करनी चाहिए आपको। क्रैश होने, अगर क्रैश हो रही तो गलत है। तो आपको रैंडमली डेटा चेक करना पड़ता है कि हमारी एप्लीकेशन कहीं क्रैश तो नहीं कर रही है अगर हम रैंडम डेटा पुट कर रहे हैं तो। रैंडम का मतलब क्या होता है? सडनली कोई भी डेटा पुट करके देख लेना। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर में ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी में कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, तो आपने जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो आपकी एप्लीकेशन बंद तो नहीं होगी। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड अ रैंडम टेस्टिंग। तो जहां पर आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं समझाया जा रहा है, सिर्फ आपको टेस्टिंग करने के लिए कोई पेज दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रैंडम टेस्टिंग या मंकी टेस्टिंग या सडन टेस्टिंग का वो पार्ट बन जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? नहीं, सडन टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग ये सब एक ही होते हैं। इनफॉर्मल टेस्टिंग, इसको इनफॉर्मल टेस्टिंग भी बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बस क्रैश नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो रही तो गलत है, आपको अपनी एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाना है। ठीक है? सेम है। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी टेस्ट प्लान, अगर आप एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, वो आपके पास क्या बन जाएगा? एडॉक टेस्टिंग। जैसे एप्लीकेशन है, ठीक है, अब ये एप्लीकेशन किसी ने दी है, मुझे दी, मैंने आपको दे दी, मैंने कहा आप इसको टेस्ट करो। अब आप इसको टेस्ट करो, जितनी गलतियां निकाल सकते हो निकालो, पता चल जाएगा भाई क्या एप्लीकेशन कितनी सही है या कितनी गलत है। ठीक है ना? अगर आपके पास कहीं पर भी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के कुछ भी आपको ऐसे ही दे देते हैं, कहते हैं टेस्ट करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको वहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं बताया गया है किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग से रिलेटेड। आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन को यहाँ पे टेस्ट करना है। क्लियर? समझ गए लॉजिक? अभी भी कोई डाउट है? जी। हम्म। जी बिल्कुल। हाँ जी। आपको पूरा डॉक्यूमेंट करके फिर उनको देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे इस एप्लीकेशन में गलतियां हैं। एग्जाम्पल के लिए मानिए, जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो व्हाट्सएप की टेस्टिंग करी गई थी पहले, आप लोगों ने की थी? नहीं करी थी ना। आप तो एज ए यूजर बन के टेस्ट कर रहे हो ना उसको। ऐसा थोड़ी ना है कि हर कंपनी आपको पहले ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आके आपको हर चीज बताएगी कि हम ये एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो बता देना, ना अच्छा लगे तो भाई बता देना, जो गलती सही कर देंगे। उसने उठाया, उसके टीम ने टेस्ट किया, यानी कि प्रोडक्ट सही बनाया और उसको लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये नहीं लॉन्च होने के बाद गलतियां नहीं होती हैं, लॉन्च होने के बाद भी गलतियां होती हैं। तो वो कैसे आप लोग बताते हो? उसके लिए एफएक्यू का एक पार्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वहां पे आप उनको बता सकते हो, उनकी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन में ये गलतियां हैं, इसको आप चेक करो। तो ऐसा कभी भी कुछ भी आपको रैंडमली अगर टास्क मिलता है टेस्ट करने के लिए, तो वो रैंडम टेस्टिंग का पार्ट बन जाता है या सडन टेस्टिंग का पार्ट बन जाता है। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या यूजर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, कहीं वो अटक तो नहीं जा रहा है। ठीक है ना? दैट इज द मेन रीजन। ठीक है। हाँ, तो गलती है वहां पे, उसको बग रिपोर्ट में डाल दो बस। हाँ हाँ हाँ, सेम 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 सेम। पहले क्या होगा, आपने ओपन करा यूआरएल को, ओपन करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन के अंदर जिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे क्लिक करा रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है?
हम्म। हम्म। ठीक है। तो जैसा अभी तक आप लोगों ने किया है, मतलब आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको पता है, लोगों ने नहीं किया है तो दोबारा मैं बताऊंगा ये सब। तो सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ हमको सामने वाले की गलतियों को पकड़ना है और उसको नोट करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको दे देना है कि उनकी क्या गलतियां हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट। ठीक है। चलें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। चलो, यहाँ तक कोई डाउट एनीवन? श्रुति, प्राची, ललित, आयुष, शुभम, शर्मा, सक्सेना जी, कोई डाउट? एडहॉक टेस्टिंग के टाइप्स भी होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको दो टाइप्स, तीन टाइप्स मिलेंगे, एक्चुअल में दो होते हैं। तीन टाइप्स आपको मिलेंगे नेट पर। पहला मिलेगा, फर्स्ट इज कि अगर हमारे पास कोई डेवलपर और कोई टेस्टर एक एप्लीकेशन के ऊपर मिलकर टास्क कर रहे हैं, इसका कुछ नाम होगा, दिस इज कॉल्ड अ बडी टेस्टिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, उसको बोलेंगे बडी टेस्टिंग। ठीक है। एक होता है बडी टेस्टिंग, एक होता है पेयर टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि बडी टेस्टिंग और पेयर टेस्टिंग क्या होते हैं और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आप ऐसे मत समझो, इसको टाइप बाय टाइप लेके चलो। यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ एडहॉक टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है। तो देखो, बडी टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग और पेयर टेस्टिंग, ये तीन चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइप्स नहीं डिफाइन किए हुए हैं। देखो बडी टेस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज टेस्टिंग बडी? Another types of the software testing, buddy testing, involves a two-member, one from the development team, one from the testing team. Both individual will work together on the same module, sharing the ideas and uncovering defects and the bugs in the application. क्या समझ में आ रहा है इससे आप, इस लाइन से आपको क्या क्लियरिटी आ रही है इसमें? ठीक है, वो ऐसा सिनेरियो सोच सकते हो जहाँ पे डेवलपर और टेस्टर मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और कुछ? बस खत्म। देखो, इसका एग्जांपल समझो। मान लो, मैक्सिमम ये कब होता है मैं ये बता रहा हूँ, सिनेरियो ये कब आता है वो बता रहा हूँ। जब एपीआई टेस्टिंग होता है तब आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़ सकती है। ठीक है, एपीआई की टेस्टिंग के टाइम पे आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़ती है जी। बताइए। अमरीश सर पीछे होंगे आज। हाँ, तो जब एपीआई टेस्टिंग की क्लास होती है ना, तो एपीआई जो लिखता है वो डेवलपर लिखता है। अब डेवलपर ने क्या एपीआई लिखी, क्या कंडीशंस उसमें अप्लाई करी, क्यों उसने वो कंडीशन लगाई हुई है, कहाँ पे एरर्स आने की संभावना होती है, तो डेटाबेस टेस्टिंग में डेवलपर्स के साथ बैठकर एपीआई टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। तो जब किसी भी टीम का डेवलपर और टेस्टर दोनों एक ही सेम सिनेरियो पे, सेम मॉड्यूल्स पे, सेम तरीके के प्रोजेक्ट्स पे जब काम कर रहे हैं और अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो हमारे पास बड़ी टेस्टिंग का पार्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जहां पर दो लोग कौन कौन से होंगे, एक डेवलपर और एक टेस्टर।
ठीक है, डेवलपर और टेस्टर मिल के जब दोनों किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं, वहां पर अगर आपके पास कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, उसको यहाँ पे बोला जाता है दिस इज द पार्ट ऑफ द बडी टेस्टिंग। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? लिखी गई बात में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, एनीवन? दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूँ। कोई भी ऐसा सिनेरियो या कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर आपको डेवलपर की मदद लेनी पड़े टेस्टिंग के टाइम पर, और डेवलपर और टेस्टर जब दोनों ही मिलके किसी सिनेरियो के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होंगे या कॉन्सेप्ट्स के लिए आइडिया शेयर कर रहे होंगे, वहां पर आपको वो जो प्रोसेस होगा वो बड़ी टेस्टिंग का पार्ट कहलाएगा। ठीक है? अब आपको लग रहा होगा ये सब चीजें लिखने की जरूरत है क्या? तो ये सब चीजें आपको कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको ध्यान से समझ लो कि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी किसी भी डेवलपर के साथ मिलके आप काम कर रहे हो, या किसी आइडियाज के ऊपर आप लोग बैठ के डिस्कशंस भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ टीम्स होती है। तो टीएल कहेगा कि ठीक है मैं अपने डेवलपर को भेज दूंगा, टेस्टर कहेगा ठीक है मैं अपने टेस्टर टीम को भेज दूंगा, दोनों लोग एक एक बंदा भेज देंगे। और वो दोनों लोग अगर किसी भी सिनेरियो पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो बड़ी टेस्टिंग का पार्ट कहलाएगा। ठीक है? क्योंकि एडहॉक टेस्टिंग है, तो एडहॉक टेस्टिंग तो खुद कह रहा है कि जहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हुआ है वहां पे हम टेस्टिंग करने के लिए भेज रहे हैं आपको। तो हो सकता है टेस्टर किसी ऐसी सिचुएशन पे आके फंस जाए कि उसको नहीं समझ में आ रहा आगे टेस्टिंग कैसे होनी है, या डेवलपर किसी ऐसी सिचुएशन पे आके फंस जाए जहाँ पे उसको लग रहा है टेस्टर से पूछते हो सकता है उसको कुछ पता हो इसके बारे में। ठीक है ना? तो जहाँ पे डेवलपर और टेस्टर दोनों ही अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होंगे, वो वाला पार्ट जो होगा वो बड़ी टेस्टिंग होगा। अब इसको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ना तो टेस्ट केसेस में, ना टेस्ट सिनेरियो में। सिर्फ इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए आपको ये सब चीजें समझनी है। क्लियर? अभी भी कोई डाउट? नो? चलें आगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। ठीक है? अगर बड़ी टेस्टिंग क्लियर है तो आपको पेयर टेस्टिंग क्लियर होगा। इसको पेयर टेस्टिंग बोलते हैं, इन लोगों ने पेयर लिखा हुआ है, PEER है लेकिन होता पेयर टेस्टिंग। ठीक है? तो पेयर टेस्टिंग इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ड्यूटिंग द प्रोसेस। नहीं, पेयर टेस्टिंग इसका अलग है, पेयर टेस्टिंग अलग है। इसको यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है भाई? पेयर टेस्टिंग होगा यहाँ पे तो। हाँ ये है तो। पेयर टेस्टिंग अलग है, पेयर टेस्टिंग अलग है। चलो, पेयर टेस्टिंग देखो। The pair testing all about the doing the testing in the groups of the two. It means the tester and the developers are two. नहीं, ये मिसिंग है। A typical example of the pair testing is that one person shows the mouse and the second person is also and the process the question means suggestion। इसको जो देना चाहिए इसमें वो नहीं लिखा हुआ है। डेफिनेशन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेम फीचर सेम टर्म्स। हाँ ये है आपके पास, ये है एक्चुअल डेफिनेशन इसकी। इसको रीड करो। इसको रीड करो, यहाँ से निकल के आएगा आपके पास कौन से। क्या क्लियर हो रहा है इस डेफिनेशन से?
कुछ कुछ बताओ। टेस्टर वो था डिस्कसिंग वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, मतलब एक पर्टिकुलर पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं और साथ में काम करते हाँ, इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रैक्टिस इन विच मोर देन टू मेंबर्स, ठीक है, हैं। मोर देन टू मेंबर्स वर्क टुगेदर ऑन द सेम फीचर्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम कंप्यूटर। ठीक है ना। तो ये जो दो लोगों के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों ही टीम मेंबर्स जो होंगे वो टेस्टिंग टीम के होंगे। बड़ी टेस्टिंग में दोनों टीम मेंबर अलग अलग थे, एक डेवलपमेंट टीम का था, एक टेस्टिंग टीम का था। लेकिन पेयर टेस्टिंग के अंदर एक पर्सन जो होगा वो टेस्टिंग टीम का होगा और दूसरा पर्सन भी टेस्टिंग टीम का होगा, हो सकता है उसका जूनियर हो सकता है उसका सीनियर। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशन में टेस्टिंग करनी है। अब आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा ठीक है इसको बैठो मैं समझा रहा हूँ आप लिखते जाओ। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप वहां पे लिखते जा रहे हो। तो हम दोनों क्या हो गए, सेम सिनेरियो पे काम कर रहे हैं। आप भी टेस्टर हो मैं भी टेस्टर हूँ। जब दोनों ही टेस्टर होंगे, सेम सिनेरियो पे सेम कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो पेयर टेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। हाँ, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट्स और सिनेरियोस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग होंगे लेकिन सेम टीम मेंबर्स होने चाहिए, टेस्टिंग टीम के दोनों के दोनों टेस्टिंग टीम के ही होने चाहिए, तो वो पेयर टेस्टिंग का पार्ट कहलाए। तो एक जूनियर सीनियर को समझा सकता है, कभी कभी सीनियर जूनियर को समझा सकता है, दोनों लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से काम करेंगे। दोनों लोग अपने ही प्रोसेस के ऊपर एक दूसरे के फीडबैक्स को देखते हैं कि क्या कौन सा फीडबैक ज्यादा सही रहेगा, किसने ज्यादा समझाया किसने कम समझाया, किसने ज्यादा टेस्टिंग करी किसने कम टेस्टिंग करी। ऐसा कुछ भी सिनेरियो अगर आपके पास होता है तो वो हमारे पास एज अ पेयर टेस्टिंग का काम करता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी, यहाँ तक एनीवन? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अंजू, आयुष, ललित, प्राची, श्रुति, शुभ्रू, क्लियर है? ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, मान लीजिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी अमेजोन की। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैंने इसके लिए बोला कि इस वेबसाइट पर जितने भी आपको टेस्ट केसेस समझ में आ रहे हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, हो सकता हो कोई दो बनाएगा, कोई तीन बनाएगा, कोई चार बनाएगा, कोई पांच बनाएगा, कोई 10 भी बना सकता है। ठीक है, तो सबके सिनेरियो देखने पड़ेंगे कि किसी ने 10 बनाए तो उसने क्या सोच के बनाए, किसी ने दो बनाए तो उसने क्या कम सोचा, क्यों उसने आगे नहीं सोचा। तो दो टेस्टर्स जब दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो वहां पे एज अ पेयर टेस्टिंग के फॉर्मेट में आप काम, क्लियर है, याद रहेगा? याद रहेगा तो मुझे ये बताइए, इस वाले पेज में कितने कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? आप सभी टेस्टर हो और सभी लोग बताओ इस पेज में कितने कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? वेब कंपोनेंट्स कितने? और ठीक है, और दो दो टेस्टर लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग था। ठीक है, और बताइए। हम्म, बिल्कुल। हम्म,
हम्म। बिल्कुल सही। हम्म। ये भी हो गए। जितनी भी चीजें आ रही है सबको ठीक कैलकुलेट। है, स्टार्ट करो ऊपर से। ये जो इमेज आपके पास विजुलाइज है, ठीक है, ये भी वेब कंपोनेंट है। ये जो आपको साइन इन दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो वेब कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है, ये भी वेब कंपोनेंट है। बटन है, ये भी वेब कंपोनेंट है। अब इसमें लिंक से आपके पास ये लगा हुआ है, ये भी वेब कंपोनेंट हो गया। तो एक लिंक हो गया, दूसरा लिंक हो गया, तीसरा लिंक हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 लिंक हो गए इसमें। ठीक है। और ये आपके पास एक बटन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करोगे। तो पूरे पेज को अगर आप देख रहे हो तो लेबल्स ज्यादा हैं इसमें, लिंक्स ज्यादा हैं। बाकी बॉक्स और बटन एक ही है, या दो बटन होगा एक बॉक्स होगा। तो टोटल आपका सिनेरियो जो हो गया, वो ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एक से ज्यादा सिनेरियोज हैं जिस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दो टेस्टर या दो से ज्यादा टेस्टर जब किसी भी पेज के ऊपर सिनेरियो के अपनी बात को रिप्रेजेंट करा रहे हो कि भाई ये सही है और ये गलत है, वो पेयर टेस्टिंग का पार्ट बन जाए। गॉट इट। अब क्लियर है प्रैक्टिकली। अभी भी कोई डाउट किसी को, एनीवन? चलो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग कभी भी किसी भी सिनेरियो पे काम कर रहे हो तो वो पेयर टेस्टिंग का पार्ट करो। ठीक है। मंकी टेस्टिंग ऑलरेडी मैंने दिखाई दिया था आपको, तो मुझे नहीं लगता कि मंकी टेस्टिंग दोबारा से बताने की जरूरत है। ठीक है। तो 3 टेस्टिंग्स के पार्ट होते हैं। पहला आपके पास होता है बड़ी टेस्टिंग, दूसरा आपके पास होता है पेयर टेस्टिंग, और तीसरा आपके पास होता है मंकी टेस्टिंग। जो दो आपके पास हैं ये मेन होते हैं। बड़ी में हो गया डेवलपमेंट टीम, और टेस्टिंग टीम का एक पर्सन होना चाहिए, सेम सिनेरियो पे, सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम आइडियाज पर वो जब काम कर रहे होंगे, वो बड़ी टेस्टिंग होगा। ठीक है। और पेयर टेस्टिंग में यही सब काम होगा, लेकिन यहाँ पे 2 टेस्टर होंगे। ठीक है, बस टीम में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, बाकी काम करने का सिनेरियो सब जगह सेम रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अभी तक? नो। ठीक है, इसको रीड करो, ये क्या कह रहा है। कोशिश करिए समझाने की, क्या कह रहा है ये गोरिल्ला टेस्टिंग के बारे में। हम्म। ओके। Gorilla testing is similar to monkey testing. The only difference being that it tests the partial modules. ठीक है ना, हाँ वो पार्शियल ही होता है। ठीक है, पर्टिकुलर पार्शियल मॉड्यूल, पार्शियल मतलब हो गया छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट करना। ठीक है। अब जब पार्शियल मॉड्यूल्स पे टेस्टिंग होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारा पहला पेज कौन सा था, दूसरा पेज कौन सा था, तीसरा पेज कौन सा था, क्योंकि आप सीक्वेंस में फ्लो में काम कर रहे होगे। तो गोरिल्ला टेस्टिंग के अंदर जब आप काम करते हो और आपको पता होता है कि आपको इसी चीज की टेस्टिंग करनी है, तो वो पर्टिकुलर उसी चीज की ही आप टेस्टिंग करते हो, क्योंकि आपको पता है। लेकिन मंकी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। मंकी टेस्टिंग में आपको रैंडमली किसी भी पेज को टेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है। वो पार्शियल भी हो सकता है और वो होल टेस्ट भी हो सकता है। यानी कि आपको एक छोटा सा भी टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है और पूरी वेबसाइट भी टेस्ट करने के लिए दे दी जा सकती है। ठीक है ना। इसीलिए इसको मंकी टेस्टिंग को एडॉक टेस्टिंग में डाला गया। तो एडॉक टेस्टिंग का पर्पस क्या था? सडनली किसी भी टास्क को टेस्ट कर लेना, वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा डालकर। अब वो पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करना होगा तो एसआईटी का मॉड्यूल बन जाएगा।
अगर पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट ना करके कोई छोटा सा पार्ट आपको टेस्ट करना पड़ सकता है, तो वो गोरिल्ला टेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब अभी कहीं डाउट्स है? बताइए, दोबारा बताऊं? गोरिल्ला टेस्टिंग सिमिलर होता है मंकी टेस्टिंग का। मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है कि पार्शियली आपको टेस्ट करना पड़ता है। देखो जहाँ पे लिखा है ना, पर्टिकुलर मॉड्यूल मतलब हो गया पार्शियल टेस्टिंग। पार्शियल टेस्टिंग मतलब आपको पता होगा किस मॉड्यूल की आप टेस्टिंग कर रहे हो, तभी आप वहां पर वैलिड और इनवैलिड टेस्ट करके एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। मंकी टेस्टिंग में आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कौन से प्रोसेस पे काम करने का मौका सडनली मिल सकता है। तो वहां पे भी आपको रेंडमली डेटा पुट करना पड़ता है, वैलिड और इनवैलिड का। तभी आपको पता चलता है कि आपके पास प्रोसेस सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और वहां पे आपको क्रैशिंग टेस्टिंग करनी होती है, यानी कि आप ये एप्लीकेशन कहाँ पे क्रैश हो सकती है पर्टिकुलर मॉड्यूल्स पे, ये चेक करना हो। तो गोरिल्ला टेस्टिंग में मैक्सिमम चीजें आपको पहले से ही पता होती है कि आपको किस पे टेस्ट करना है, लेकिन मंकी टेस्टिंग में आपको पता नहीं होता है कि आप कब कहाँ किसको टेस्ट करने वाले हो। ठीक है ना? कभी भी सडनली आपको किसी भी मॉड्यूल पे टेस्ट करने के लिए बैठाया जा सकता है। अब क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? आगे चलें। एक बार इसको रीड करो। पर्पस ऑफ गोरिल्ला टेस्टिंग क्यों किया, तो क्या पर्पस है आखिर गोरिल्ला टेस्टिंग को करने का? टेस्टिंग का। हम्म। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने एप्लीकेशन डेवलप करी, ठीक है ना, एप्लीकेशन किसी ने डेवलप डेवलप करी और सडनली आपको टेस्टिंग करने के लिए उसको बोल दिया कि आप इसमें टेस्ट करो। तो ये एक्सप्लोर किया जाता है कि क्या आप उस एप्लीकेशन को अच्छे से टेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि अगर आपको सब चीज बता दी जाएगी, तो आप वहां पर डिफेक्ट्स को इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि वो भी किसी ना किसी ने टेस्ट किया ही होगा। तो कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी एक ऐसी रखती है जिसको वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, एज अ लेमैन की तरीके से टेस्टिंग करवाते हैं। तो उनकी एक सेपरेट टीम हो सकती है जहां पे वो आपको कुछ भी ना बताएं। या एग्जाम्पल के लिए ऐसा मानो कि तीन टीम्स में डिवाइड डिवाइड किए। एक टीम लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट कर रही है, दूसरी टीम इंडेक्स पेज टेस्ट कर रही है, तीसरी टीम पेमेंट पेज टेस्ट कर रही है। तीनों ने अपना काम किया और फिर बाद में इसको शफल कर दिया। शफल कर दिया, किसी को कुछ डेटा दे दिया, किसी को कुछ डेटा दे दिया, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है। तो ये चेक करेंगे कि क्या अभी और हमारी एप्लीकेशन में टेस्टिंग होना बाकी है। ऐसा तो नहीं कि जो एक टीम ने काम किया है वो दूसरी टीम जब कर रही है उसको और ज्यादा डिफेक्ट मिल रहा हो, फिर ये तीसरी टीम को मिलेगा। ऐसा हो सकता हो कि जो कुछ डिफेक्ट्स और रह गए हैं वो तीसरी टीम निकाल के दे दे। तो एप्लीकेशन को बार बार टेस्ट करवाया जाता है। पर कभी कभी तो बिना मीटिंग्स के ही करवा दिया जाता है, आपको सिर्फ एक मेल आया था कि आपको ये एप्लीकेशन टेस्ट करनी है। सिर्फ किस लिए? अनकवर्ड डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हो सकता हो ए टीम ने बहुत अच्छे से टेस्ट ना किया हो, तो बी टीम और सी टीम उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करके दे। क्लियर है? समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है ना? तो जब मार्केट में जाएगा तो मार्केट में तो भाई किसी के हाथ में ही प्रोडक्ट जा सकता है। तो वो सोचते हैं कि हम अपनी ही टीम मेंबर्स को शफलिंग करवा दे, कभी किसी को कोई प्रोडक्ट दे दे टेस्ट करने के लिए, कभी किसी को कुछ प्रोडक्ट दे दे टेस्ट करने के लिए। सिर्फ क्यों किया जा रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा गलतियां हम उसमें से निकाल पाए एप्लीकेशन के अंदर से। इसीलिए कंपनियां एडॉक टेस्टर रखती हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर हो या कंपनी के बाहर। क्लियर है?
एज ए फ्रीलांस आप लोग काम करते हो, या टेस्टर जो है वो लोग फ्रीलांस अगर काम करते हैं कहीं पर, तो एज ए एडॉक टेस्टर बन के ही काम करते हैं। तो उनको हर मीटिंग्स में थोड़ी ना बुलाया जाता है। उनको सिर्फ एप्लीकेशन दे दी, अब आप टेस्ट करो, जो भी गलतियां आप बताओ। तो वो एज अ एडॉक टेस्टर बन के काम करते हैं, ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है और ज्यादा इफेक्टिव बनी, और मार्केट में जब जाए तो ना के बराबर कोई भी उसमें एरर्स निकले। ठीक है, एनी डाउट? नो? कर लोगे यहाँ तक? सिंपल है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? बार बार किसी चीज को टेस्ट करना अकॉर्डिंग टू ओन एक्सपीरियंस। तो जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते जाओगे, उतना ज्यादा आपको सिनेरियो के बारे में पता चलता जाएगा। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्यों कराती है कंपनी? सिर्फ इसलिए कि जो हमारी टीम काम कर चुकी है उसको और ज्यादा डीप में टेस्ट करते रहो। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को बोलते हैं डीप टेस्टिंग। क्यों डीप टेस्टिंग करवाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा गलतियां मिलेंगी, तो जल्दी से जल्दी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जाएगा, तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए हर कंपनी के अंदर मैक्सिमम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एक साइड बाय साइड चलती रहती, चाहे वो आपको एज पता भी चले या ना पता चले। एमएनसी कंपनियों में स्पेशल टीम्स होती हैं डॉग टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की, ताकि हमारे जो टेस्टर है ना, एक्चुअल टेस्टर, उनसे हट के भी कोई पर्सन काम करता रहे और उसको टेस्ट करता रहे। ठीक है, क्लियर है? चला जाए आगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। सर, हाँ हो सकता है कि कम टाइम में उसमें भी आपको टेस्टिंग करने के लिए दिया जा सकता है। वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर या उनके सिनेरियोज के ऊपर कि वो लोग कैसे टेस्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। देखो, अगर आप इसको अपने नजरिए से देख रहे हो तो आप सही हो। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको सिनेरियो को और डीप में जब समझोगे, क्लियरिटी आएगी, जब किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि एडहॉक टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग जैसी जो चीजें हैं ना, वो सेपरेट टीम्स को ही दे दी जाती हैं, और इसमें कोई टाइम ऑफ लिमिट्स नहीं दी जाती। कम टाइम ड्यूरेशन, ज्यादा टाइम ड्यूरेशन इसमें मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये टेस्टिंग होती ही रहेगी तब तक जब तक प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए। अब प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी इसकी टेस्टिंग चलती रहती है, कई सारी एप्लीकेशंस की टेस्टिंग चलती रहती है, क्योंकि उसमें कभी भी एरर्स आ जाती हैं। तो उन एरर्स को बीच बीच में ट्रैक करते रहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से चल रही है कि नहीं, मार्केट से कोई रिव्यू मिल रहा है कि नहीं, क्लाइंट हमें कुछ बता रहा है या नहीं बता रहा है। उस पर भी डिस्कशंस कंपनियों के चलते रहते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन का लिमिटेशन जो आप कह रहे हो ना, वो कम नहीं होता है। बहुत टाइम होता है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास किसी भी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए, क्लोजर करने के लिए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? एनीवन? चलो, एक इसमें पार्ट आता है प्रायोरिटी और सिवियरिटी का। ठीक है ना? जब एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है तो उसमें एक पार्ट आता है प्रायोरिटी और सिवियरिटी। क्या होता है प्रायोरिटी और सिवियरिटी? शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो कल दोबारा समझा दूंगा। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई टास्क रन हो रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है कि लो है। यानी कि अगर डेवलपर ने आपको कोई एप्लीकेशन बना के दी और आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग में कौन से पार्ट को पहले टेस्ट करना है, कौन से पार्ट को बाद में टेस्ट करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये दिए गए टास्क के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना? तो कंपनियां क्या करती हैं, आपको जब टास्क प्रोवाइड करती है, मान लीजिए 5 टास्क आपको प्रोवाइड किए, तो आप कहोगे पहले वाला टास्क इजी है, दूसरा वाला टास्क सब है, तो सबसे पहले हम दूसरे वाले को खत्म कर देते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसमें से प्रायोरिटीज को चूज कर लेते हो कि जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसको पहले खत्म करें, जिसको कम टाइम लगेगा उसको हम कभी भी खत्म कर सकते हैं।
या फिर क्लाइंट को अगर प्रोजेक्ट देना है तो पहले उस पे टेस्टिंग होती है जिसके बिना क्लाइंट का काम नहीं हो पा रहा है, जैसे लॉगिन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, पेमेंट पेज है, ऑर्डर समरी पेज है, ऑर्डर सही से जा रहा है या नहीं, ऐड टू कार्ट हो रहा है या नहीं। कुछ इस तरीके के पेजेस होते हैं जिसमें पहले काम करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है प्रायोरिटीज के ऊपर कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पेजेस को यहाँ पे फिर टेस्ट कराया जाता है। तो प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ही हम अपने पेजेस को यहाँ पे टेस्ट कर पाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है प्रायोरिटी का मतलब? मल्टीपल टास्क में से जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले टेस्ट करोगे, और जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको बाद में आप टेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? मतलब सीवियरिटी का मतलब होता है फंक्शनैलिटी। किसको टेस्ट कर रहे हो आप? सॉफ्टवेयर को ही तो टेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या टेस्ट करने की कोशिश करोगे? आप ये टेस्ट करने की कोशिश करोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही है, बन चुकी है, उसको जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो सिवियरिटी किसको फॉलो करता है? आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को फोकस करता है। तो आप यही तो काम करते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को ही तो टेस्ट करने की कोशिश करते हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इसे ही बोलते हैं प्रायोरिटी सेट करना। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज होता है बग रिपोर्ट्स में। बग रिपोर्ट्स क्या होता है? बग रिपोर्ट ये होता है कि इन केस आपने किसी एप्लीकेशन को टेस्ट किया और उस एप्लीकेशन में अगर कोई आपके पास एरर्स आ रही है, कोई डिफेक्ट आप ले पा रहे हो, तो डेवलपर को कैसे बताओगे? आप उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे लिख दोगे। बग रिपोर्ट में क्या डालोगे? प्रायोरिटी, कि ये वाला प्रोडक्ट में इसकी प्रायोरिटी 0 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 0 मतलब क्रिटिकल, इसको एनी हाउ विद इन अ डे फिक्स करो। प्रायोरिटी 1 यानी कि आप इसको 1-2 दिन में टेस्ट कर सकते हो। प्रायोरिटी 3 यानी कि आप इसको कभी भी कर सकते हो, जब आपको रिलीज करना हो तब आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि किसको हम पहले टेस्ट करेंगे, किसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाइज कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे रन होता है। प्रायोरिटीज को एक बार और क्लास कर लूंगा। जब वन क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि P0 क्या होता है, P1 क्या होता है, P2 क्या होता है और P3 क्या होता है। ये 4 केसेस हैं। इसको क्या बोलोगे आप लोग? 4 केसेस। ये अकॉर्डिंग टू केसेस ही एप्लीकेशन यहाँ पे रन करती है। ठीक है, तो लॉगिन पेज है तो प्रायोरिटी हाई होगी। ठीक है, लोगो से रिलेटेड है तो भी प्रायोरिटी हाई हो सकती है, क्योंकि लोगों पे ही बहुत सारे बिजनेसेस टिके हुए हैं। ठीक है ना? तो ब्रांड्स हमेशा कैसे पहचानते हैं? उनके लोगो से। अगर लोगो गलत होगा तो वो ब्रांड्स खत्म हो जाएंगे।